खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ट्रिपल तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 11 मई से हर रोज करेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक के मामलों का निपटारा जल्दी करना चाहता है। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अगर ट्रिपल तलाक को अवैध करार कर दिया जाता है तो यह अल्लाह के बनाए नियम कायदों की अनदेखी होगी और यह बिल्कुल पाक कुरान को फिर से लिखने जैसा होगा। बोर्ड ने संविधान के आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए कहा है कि अगर पाक कुरान में कहीं बातों की निंदा होती रही तो जल्द ही इस्लाम खत्म हो जाएगा। दिलचस्प बात यह भी है कि बोर्ड भी मानता है कि ट्रिपल तलाक इस्लाम में तलाक का एक गैर वाजिब तरीका है, लेकिन उसका कहना है कि इसे अवैध करार नहीं दिया जा सकता। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे 3 तलाक खत्म होने से इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। नापसंदीदा और मकरू अमल तलाक पर सियासत। तलाक सलासा को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर अब होगी रोजाना समाअत। मामला 5 रुकनी आईनी बेंच के हवाले। क्या मामला मंतकी अंजाम को पहुंचेगा? लाख रुपए का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक सलासा, हलाला और कसरत अज़दवाज से मुतालिक अर्जी पर समाअत की। अदालत ने इन आमाल की कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी यानी आईनी हैसियत पर गौर खौज करने के लिए इसे 5 रुकनी आईनी बेंच के हवाले कर दिया है। तलाक सलासा को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट 11 मई से समाअत करेगा। चीफ जस्टिस JS खेहर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ का कहना है कि आईनी बेंच इस मामले की समाअत करेगी। फाजिल जजों का कहना है कि मामला इंतहाई अहम है, लिहाजा गर्मी की तातीलात में भी समाअत होगी, यानी इस मामले की रोजाना समाअत होगी। Triple talaq matter will be heard on 11th of May and the government has filed an affidavit opposing this practice, saying it is unconstitutional and not in accord with right of dignity and right to life. And let us see what the reaction is. It will be heard by a bench of 5 judges. जल्द सुनवाई की मांग दरअसल सभी पार्टियों की है। हर कोई चाहता है कि इस मामले का जल्दी से जल्दी एक लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए। और जहां तक मुसलमान औरतों का सवाल है तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन से बेदखल नहीं किया जा सकता। उनको डाइवोर्स और मैरिज के अलावा यानी कि पर्सनल राइट्स के या पर्सनल लॉस के अलावा और भी जो राइट्स मिले हुए हैं, मसलन एजुकेशन का राइट है, प्रोग्रेस का राइट है और जो हर तरह के राइट है, वोटिंग का राइट है, वो सारे राइट्स जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही मिले हैं। तो ये पर्सनल राइट्स को अगर आप अलग करके देखना चाहेंगे तो सरासर गलत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मामला आईनी बेंच को रिफर किए जाने का खैर मकदम किया है। ख्याल रहे कि 27 मार्च को इस हवाले से बोर्ड अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुका है। बोर्ड ने अपने जवाब में कहा था कि अदालत को मजहबी मामलात में दखल देने का इख्तियार नहीं। बोर्ड का मानना है कि 3 तलाक के खिलाफ दाखिल अर्जियां नाकाबिल समाअत हैं। ये हम समझते हैं कि ट्रिपल तलाक के सिलसिले में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो इस केस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रिफ़र किया है, इस पे जाहिर सी बात है एक डिटेल्ड स्टडी और एक अच्छा फैसला और बड़ा फैसला आएगा। और ये कोई ऐसा मसला नहीं था जिसमें कि जल्दबाजी में कोई कदम उठाया जाता। और सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की हम लोग सराहना करते हैं, उसको वेलकम करते हैं। पिछले साल अक्टूबर में मरकज ने एक नशिस्त में 3 तलाक, निकाह, हलाला और कसरत अज़दवाज की मुखालिफत करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और अदालत से जिनसी बराबरी और सेक्युलरिज्म की बुनियादों पर इस पर नजरसानी की वकालत की थी। मरकज का मौक़िफ़ है कि जमहूरी सेक्युलर मुल्क में ऐसे अमल की जगह नहीं जिसके नतीजे में ख़वातीन समाजी, जज्बाती और माली तौर पर मर्दों के रहम करम पर रहने को मजबूर हो, जिसकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सख्त मुखालिफत कर रहा है। बोर्ड को मजहबी मामलात में मरकज की मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़।
तो ट्रिपल तलाक खत्म होने से इस्लाम कैसे खतरे में पड़ जाएगा, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के। हमारे साथ नूरी खान मौजूद हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी की। आतिफ रशीद साहब थोड़ी देर में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बस जुड़ने वाले हैं, जुड़ गए हैं बल्कि वो हमारे साथ, और दिल्ली के बीजेपी माइनॉरिटी सेल के वो प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा शमीना शफीक हमारे साथ हैं, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, साथ ही साथ एनसीडब्ल्यू की मेंबर रह चुकी हैं। शहरयार खान साहब बेंगलोर से हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही शाइस्ता अंबर जो कि प्रेसिडेंट हैं खुद ऑल इंडिया मुस्लिम विमेंस पर्सनल लॉ बोर्ड की, वो भी हमारे साथ लखनऊ से इस बहस का हिस्सा हैं। सबसे पहले कासमी साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो दलील दी गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि अगर 3 तलाक खत्म हुआ तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, ये कैसे, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, हमेशा से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये स्टैंड रहा है कि ये वो कानून इस्लामी का एक हिस्सा है, और जाहिर है कि कानून इस्लामी एक खुदाई कानून है, उसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं होती। बहुत सारे कानून ऐसे हैं, दुनियावी कानून ऐसे, हमारे मुल्क के ऐसे कानून हैं जिसका बहुत मौके पर मिसयूज़ होता रहता है, और हर एक किसी को शिकायत रहती है कि उसका मिसयूज़ हो रहा है। मिसाल के तौर पर हम एक छोटा सा मिसाल देते हैं कि UAPA कानून है, उसके नाम पर मुस्लिम बच्चों की गिरफ्तारी होती है और उसका मिसयूज़ हो रहा है, हमारा ये मानना है। तो क्या इस तरह से मुसलमानों के इस मानने से क्या उस कानून को ये लोग ख़त्म कर देंगे? या फांसी की सजा बहुत लोगों को लगता है कि ये मानवता के खिलाफ है, इसका मिसयूज भी कहीं कहीं होता है, क्या उस कानून को ये खत्म कर देंगे? बहुत सारा कानून होता है, ऑप्शन में रखा जाता है, लेकिन उसका कहीं मिसयूज होता है, तो मिसयूज को रोकथाम के लिए कोशिश करनी चाहिए। जहां तक ये बात है कि इसका जो कोर्ट के अंदर जो समाअत हो रही है और खुद बीजेपी गवर्नमेंट इसमें तरफदार बन रही है, इसमें जरा सा मैं टेक्निकल पॉइंट की तरफ इशारा कर दूं। आर्टिकल 25 के तहत जो है हम लोगों को जो है मजहबी आज़ादी सब हर किसी को हासिल है। गवर्नमेंट ने जो अपना पक्ष रखा है उसमें जेंडर इक्वलिटी की बात की है, उसने आर्टिकल 14-14 का हवाला दिया, आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 14 में जिस जिनसी मसावात की बात की गई है, जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है, ये बहुत बड़ा खतरा खुद मुस्लिम और खवातीन के लिए है। ये मुस्लिम खवातीन के हक में नहीं जाएगा, इसलिए कि एक पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जेंडर इक्वलिटी में 6 या 7 चीजें आती हैं, उसमें मजहब नहीं आता। मजहब में बराबरी की निगाह से दोनों को नहीं देखा जाता, दोनों के अलग अलग मजहबी चीजें होती हैं, इसलिए मजहब के दायरे से जेंडर इक्वलिटी को बाहर रखा गया। दूसरी बात, अगर हर चीज में अगर इक्वलिटी देखेंगे और कहेंगे कि तलाक में जैसे मुसलमान मर्द जो है 3 तलाक एक साथ दे देता है और औरत पर जुल्म और ज्यादती होती है, तो ये भी चीज देखना होगा कि निकाह के वक्त औरतों की तमाम तर जिम्मेदारियां मर्द के ऊपर आयद होती है। एक मिनट जैसे उसका खाना खर्चा, और ये तरीका गैर वाजिब है या नहीं है? नहीं, देखिए उसका मिसयूज हो रहा है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन गलत इस्तेमाल अगर खत्म होगा लेकिन मैं तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। उस स्टैंड की बात कर रहा हूं जो गवर्नमेंट ने जो है बोर्ड इसके अंदर कोर्ट के अंदर रखा है, कानूनी स्टैंड जो आर्टिकल 14 का हवाला दिया गया है, जिनसी मसावात का, जेंडर इक्वलिटी का हवाला दिया गया है। अगर जेंडर इक्वलिटी की बात होती है और कोर्ट में कोई ऐसा डिसीजन आता है जेंडर इक्वलिटी का, तो क्या उसके बाद मर्द के ऊपर जो औरतों की तमाम तर जिम्मेदारियां हैं, खाना खर्चा से लेकर और रिहाइश से लेकर हर सारी जिम्मेदारियां, ये सारी जिम्मेदारियां से फिर मर्द को अलग कर दिया जाएगा? ये जिम्मेदारी फिर औरत खुद अपना खर्चा औरतें खुद पूरा करेंगी, अपने घर का इंतजाम औरतें खुद करेंगी, तो ये औरतों के साथ ज्यादती होगी या क्या होगी? शाइस्ता अंबर जी हमारे साथ मौजूद हैं। शाइस्ता जी, ये लॉजिक आपको समझ में आता है क्या? अगर कोई गैर वाजिब तरीका है, ट्रिपल तलाक का मिसयूज हो रहा है, ये भी हर कोई मान रहा है, ये गैर वाजिब तरीका है, ये भी हर कोई मान रहा है, फिर अगर ये प्रथा खत्म हो जाएगी, ट्रिपल तलाक यानी एक सिटिंग में तलाक 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 कहकर जो बीवी से निजात पाली जाती है, वो अगर खत्म हो जाएगा तो इस्लाम कैसे खतरे में पड़ जाएगा? मैं समीर साहब आपको बताना चाहूँगी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जब गठन हुआ था 72 में, तो यही मसलों पर ही हमारे मिन्नतुल्लाह रहमानी और हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, इन सब ने इसी परेशानियों के सबब और बहुत सारे मामले जो हमारे कोर्ट में जा रहे थे, इसको न जाकर इस पर्सनल लॉ बोर्ड में हल करने की नीयत से ही औरतों के मसाइल को पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन हुआ था। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज तक कभी भी औरतों के मामले में संजीदगी नहीं इख्तियार किया, काउंसलिंग कभी भी नहीं हुआ, और तलाक अल्लाह ताला के हुक्म में, अल्लाह ताला के कानून में तलाक एक रिलीफ का रास्ता है ताकि दोनों एक दूसरे के ऊपर जबरदस्ती बंधे ना रहें। लेकिन उसके लिए काउंसलिंग कहा है, गवाह कहा है कि आप काउंसलिंग करिए, गवाह करिए, 3 महीने का वक्त लीजिए ताकि आप दूसरे की गलतफहमियां और अपनी गलतियों पर नजर रख करके जुदा ना हो और मिल जाए। ये है तलाक के लिए एक रिलीफ रास्ता कानून
कानूनी। लेकिन आज तलाक का जो नौबत आ गई है, जो पर्सनल लॉ बोर्ड कह देता है कि तो कत्ल कर देने से, जला देने से अच्छा है, और तलाक का कानून खत्म करने के लिए मुस्लिम औरतें नहीं कह रही हैं, बल्कि तलाक का गलत इस्तेमाल करने के लिए गुहार कर रही हैं। जो कुरान शरीफ में कानूनी तरीके से तलाक को काउंसलिंग और गवाह का है, व्हाट्सएप, इंटरनेट और गुस्सा और नशा और बिना सुने बिना कहे किसी को भी आपने कह दिया, जिम्मा दे दिया, उनको तलाक का जिम्मा दे दिया, वो तलाक दे दिया। निकाह हमारा आपसे हुआ है, आप निकाह करिए, आप हमारी काउंसलिंग करिए, आप काजी की सुलह पसंद काजी हो, तब तलाक की नौबत आएगी। ना आप किसी को गवाह देते हैं, ना किसी को आप कहते हैं व्हाट्सएप पे धड़ाधड़ तलाक, और आप लोग कह रहे वैलिड हो गया है। ऐसी वैलिडिटी तो कुरान शरीफ में कहीं भी नहीं है, और हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, आप तंग आ गई हैं। अब अदालत में जो हमारी अदालत जो बेंच हुई है 5 रुकनी, वो संवैधानिक तरीके से तय होगा। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में संविधान होगा, और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे मुअज़्ज़िज़ वकील हैं, मुअज़्ज़िज़ जज हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हम लोगों के हक बिल्कुल जा और इस्लामी तरीके से होंगे। हम लोगों को वहां भड़काया जाता है, हम लोगों को गुमराह किया जाता है, इस्लाम खतरे में, कुरान खतरे में। अरे आप लोगों की चौधरात खतरे में हो गई है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया। इसलिए जिस बात का जिक्र शाइस्ता जी कर रही हैं कि एक तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ऐसी महिलाओं की जो अपनी शिकायतें लेकर जाती हैं, सुनवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ जब वो अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं तो यह कह दिया जाता है कि मजहबी मामले में दखल का अख्तियार ही नहीं है कोर्ट को। तो मतलब फिर महिलाएं जाएंगी कहां? देखिए समीर साहब, 2 बातें हैं। पहले तो मैं खासतौर से जो पहले मौलाना साहब बोल रहे थे, पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, उन्होंने एक बात ये कही कि अगर कानून का मिसयूज़ हो तो उसको मिसयूज़ को किस तरह से रोका जाए, इस बात का जिक्र होता है, इस बात की कोशिश होती है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐसी कौन सी कोशिश करी कि ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में जो मर्द दे रहे हैं उनको रोका जाए? क्योंकि जिस हदीस का ये लोग बार बार हवाला देकर कहते हैं कि ये कुरानिक है, वो असल में कुरान में जिक्र नहीं है तलाक बिदा का, ये एक हदीस का हवाला दिया जाता है। उस हदीस में बिल्कुल साफ साफ है कि क्योंकि तलाक कह दी गई थी तो ये कहा गया कि ठीक है, क्योंकि तुम बोल चुके हो 3 मरतबा तलाक, तो तलाक मानी गई, मगर तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे, और उनको कोड़े मारे गए थे। मैं पूछना चाहती हूँ, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कितने मर्दों को बुलाकर कोड़े मारे या कितने मर्दों को सजा की तजवीज करी? नहीं करी। अब जब ये बार इन लोगों ने डिस्कशन ऐसा बना दिया जैसे हिंदुस्तान की सारी मुसलमान औरतें जो है वो कुरान या हदीस नौज़बिल्लाह उसके खिलाफ हैं। ऐसा बिल्कुल बात नहीं है, कतई बात नहीं है। हम सब औरतें अहले इस्लाम है, अहले हदीस है, अहले कुरान है, और हमारे लिए कुरान पाक से बढ़कर कोई चीज नहीं है। कुरान पाक में तलाक एहसन का आप जिक्र कर रही हैं कि कुरान शरीफ में ट्रिपल तलाक का जिक्र नहीं है। यहाँ तो बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि ट्रिपल तलाक अगर खत्म हो जाएगा तो ये वैसा ही होगा कि कुरान शरीफ को फिर से लिखना। नहीं समीर साहब ऐसा है, ट्रिपल तलाक का जिक्र है, मगर तलाक एहसन जो सही तरीका है, जिसमें बाकायदा दोनों पार्टीज बैठती हैं, उनके वकील बैठते हैं, गवाह बैठते हैं, आपस वो तो बात अलग हो गई ना, वो तो बात अलग हो गई जिसमें 3 महीने का पीरियड मिलता है और कोशिश होती है। जी, ट्रिपल तलाक यहाँ पर तो बात हो रही है एक सिटिंग में एक साथ 3 तलाक कहना, जिक्र है और उसका जिक्र तो नहीं है ना कहीं। यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ समीर साहब कि हम लोग तलाक एहसन के खिलाफ नहीं है, हम तलाक बिदा के खिलाफ हैं, जो गलत तरीका है तलाक देने का। हम कुरान पाक के खिलाफ नहीं है, नौज़ बिल्लाह हम हदीस के खिलाफ नहीं है, मगर अगर ये उस हदीस को मानते हैं और कहते हैं कि तलाक बिदा जो एक ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में हो रही है, हमला औरत को क्या तलाक दी जाती है? शमीना जी, कासमी साहब का जवाब इस पर ले लेता हूँ, फिर और मेहमानों को मैं शामिल करूंगा। कासमी साहब एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा, इस पर एक रिएक्शन दें। सिर्फ हम यही रिएक्शन देंगे कि जैसे आप कह रही है कि तलाक एहसन अच्छी चीज है या वो उसका इख्तियार करना चाहिए तलाक बिदा के, जैसे आप खिलाफ, हम भी तलाक बिदा के खिलाफ है। हम कब हौसला अफजाई करते तलाक बिदा की? नहीं, यहाँ पर तो बैन लगाने की बात हो रही है ट्रिपल तलाक को, तो आप उसके कवच में खड़े हो गए। आप बैन नहीं लगा सकते, इस्लामिक कानून उस पर कैसे बैन लगा सकते हैं? उसमें तो बैन लगाने का सवाल ही जो चीज नाजायज है, गैर वाजिब है, वो क्या चलती रहने दी जानी चाहिए? कैसे कह देंगे इसको? किसने कह दिया ये गैर वाजिब नाजायज है? ये कानून है, ऑप्शन है, एक रखा गया है, उसका मिसयूज हो रहा है, मिसयूज की रोकथाम के लिए कोशिश होनी चाहिए। नहीं तो यानी शाइस्ता अंबर जी, शमीना शफीक जी, ये लोग सही तस्वीर नहीं पेश कर रहे हैं। ये लोग भी जो कह रहे हैं कि तलाक को बैन लगाने के, नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल नाजायज तरीका है, ये लोग भी आप नाजायज तरीका है, गैर वाजिब तरीका है ट्रिपल तलाक एक सिटिंग है, तो तीनों तलाक में बिल्कुल वैलिड ही नहीं होगा, या कम से कम एक तलाक होगी या तीनों तलाक होगी। आप इनसे क्लियर पूछिए, ये भी कहेंगे कि एक तलाक कम से कम मानी जाएगी, ये भी कहेंगे। आप पूछिए जिनसे भी, ठीक है शमीना जी, इनसे पूछिए।
समीना जी, क्या 3 तलाक में अगर तीनों को बैन कर दिया जाएगा या 1 तलाक में मानी जाएगी? शमीना जी, सवाल तो सुन लीजिए, दोनों लोग साथ में मत बोलिए प्लीज। जी कासमी साहब जी बताइए, जी बताइए। समीना जी, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर 3 तलाक की बात आती है, 3 तलाक, तो क्या तीनों तलाक को बैन कर दिया जाएगा या 3 तलाक को 3 तलाक माना जाए या 3 तलाक को 1 तलाक माना जाए? क्या आपकी क्या राय है? यही से क्लियर हो जाएगा। 3 तलाक को 1 तलाक मान लीजिए कासमी साहब। शराब के नशे में किसी वजह से तलाक क्या तलाक नहीं होती है? मान लीजिए, क्या 1 तलाक से सेपरेशन नहीं होगा? मान लीजिए 1 तलाक अगर मान लिया जाए, वक्ती तौर पर 1 तलाक मान लिया जाए, तो क्या 1 तलाक से सेपरेशन नहीं होता है? इद्दत गुजरने के बाद 1 तलाक से भी तो सेपरेशन हो जाता है। नहीं, लेकिन इद्दत गुजरने के बाद होता है ना। नहीं, 1 तलाक भी तलाक होती है ना। लेकिन दो चीज अलग हो गई ना। फिर एक तरीका जो है तलाक का वो इख्तियार किया जा रहा है, दूसरी तरफ एक बार तलाक कहकर छुटकारा पा लिया जा रहा है। चाहे 3 तलाक हो या 1 तलाक हो, दोनों तलाक है। इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि 3 तलाक में एक साथ जो है वैलिड हो जाती है तीनों तलाक। 1 तलाक में ये होता है कि उसको मौका मिलता है। ठीक है, कासमी साहब, अब आप बोल लेने दीजिए, आप बोल चुके हैं, आप बोल लेने दीजिए। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये, पहली बात तो अगर मर्द, क्योंकि जो ये बहुत आपने गलत रास्ते को सही ठहरा दिया, लिहाजा ज्यादातर मर्द, 99% मर्द जो है वो 3 तलाक एक बार में बोल के अपना छुटकारा पा रहे हैं, कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे, कभी किसी तरीके से। आप उनके ऊपर लगाम किस तरह से लगाएंगे? एक औरत के गर्दन पे हर वक्त दुधारी तलवार लटकती है, वो मैकेनिज्म तो नजर ही नहीं आता ना, वो मैकेनिज्म नजर ही नहीं आता। नूरी खान आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, वो मैकेनिज्म आपको नजर आता है क्या? जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि आप कोर्ट क्यों चले गए, कोर्ट को अख्तियार नहीं है कोर्ट शरिया में दखल देने का, मुस्लिम पर्सनल लॉ को, तो फिर क्या बोर्ड के पास वो मैकेनिज्म है क्या कि लोगों की सुन सके? बोर्ड को इंप्लीमेंटेशन का राइट ही नहीं है, हम इंप्लीमेंटेशन कर ही नहीं सकते। बोर्ड का तो एक स्टैंड है, मानना है मानिए, न मानना न मानिए। बोर्ड ने डंडा लेके कहा कि आप मानिए। जी, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है कि ट्रिपल तलाक को बड़ी गंभीरता से लिया जाएगा और शमीना जी सुनिए, नूरी जी बोल रही हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से इस फैसले को लिया है कि ट्रिपल तलाक के जो मामले हैं उनका निपटारा शीघ्र किया जाए, इस फैसले को का मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूं। अब रही ट्रिपल तलाक की बात कि अगर उसे अवैध घोषित कर दिया जाए तो इस्लाम पर खतरा होगा। मैं ये मानती हूं कि इस्लाम इतनी आसान या सस्ती चीज नहीं है कि तलाक के जो इश्यूज हैं उस पर उसको खतरा हो जाए, जबकि रोजा, नमाज, ज़कात, खैरात और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस्लाम में कट्टरता से जिनका पालन किया जाना चाहिए। अब रही तलाक की बात, तलाक अगर एक वक्त में 3 बार दे दी जाए या 3 महीने में उसको दे दी जाए, लेकिन ये जो सिर्फ अगर औरतों को भुगतना पड़ता है, इस फैसले का जो नतीजा है उसकी सजा आदमियों को भी बराबरी से कैसे मिले, ये बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सोचनी पड़ेगी कि अगर वो सही तरीके से फैसला ले लेते हैं कि कोई मर्द अगर इस तलाक की बिद्दत का गलत उपयोग करता है, एक बार में तलाक 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 कह के एक औरत की जिंदगी खराब कर देता है, तो उस आदमी पर आप क्या एक्शन लेंगे ताकि लोगों में खौफ पैदा हो जाए कि कुरानिक तरीके से हमें तलाक लेनी है 3 महीने के दरमियान। नूरी जी, कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं की ये आवाज बुलंद करने की कभी कोशिश क्यों नहीं की? कांग्रेस आज वो क्रेडिट बीजेपी ले रही है। बीजेपी कह रही है कि हम कम से कम खुलकर सामने तो आए, हमने कहा तो कि ट्रिपल तलाक गलत है, बंद होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का सुप्रीम कोर्ट पर पूरा यकीन और विश्वास है। फैसला जो है वो लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सारे पक्षों को सुनने के बाद होगा, और कांग्रेस पार्टी को उस फैसले को मानना है। और कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम औरतों की सारी औरतों की लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे इस लड़ाई को हम। लेकिन दखल अंदाजी करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना, तलाक के जरिए, वो आतिफ राशिद साहब, सरकार का क्या स्टैंड है अब इस पूरे मामले पर? जरा पहले आप वो बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, मैं पहले सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो ख़वातीन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि आप कोर्ट क्यों गए हैं, मैं सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से और उनके नुमाइंदों से एक मेरा सवाल है, क्या आपने नहीं नूरी जी, ये सवाल तो खड़ा किया गया है ना, आप सुनिए बात, आप अपने बारे में बात, दखल का इख्तियार ही नहीं है कोर्ट को। अरे नहीं, मैं बिल्कुल देखिए बहन, देखिए सुन लीजिए, देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने औरतों के कोर्ट जाने पर और कोर्ट के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इंटरफेरेंस पर सवाल खड़े करे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
ने अपनी तारीख में, अपने इतिहास में कभी एक बार भी तलाक के मामले में किसी मर्द को कसूरवार ठहराकर अपने ऊपर उंगली न उठाने का कोई मौका दिया? क्या किसी मर्द को इस बात की सजा दी गई कि आपने गलत तलाक कभी नहीं? मैं ऐसे बहुत सारे वाकयात जानता हूँ। कल ही मुझे एक ऐसा वाकया पता चला, कल ही मुझे एक वाकया ऐसा पता चला कि दो मियाँ बीवी में और औरत मर्द में झगड़ा हुआ, उसके मर्द ने अगर ऐसा होता तो शाइस्ता अंबर क्यों ये कहती कि सिर्फ धोखाधड़ी हुई है उनके साथ, सिर्फ धोखाधड़ी हुई है, कोई मदद नहीं मिली? मुफ्ती साहब बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप ऐसा माहौल बनाने की कोशिश मत करिए कि अगर कुछ मुसलमान बहनें अपने हुकूक की बात कर रही हैं तो वो इस्लाम से बाहर हो गई हैं। कतई इस्लाम से बाहर नहीं हो रही है। हुकूक की बात करना कोई इस्लाम से बाहर नहीं होता। और सुन लीजिए सुधार पैदा करने के लिए मुफ्ती साहब आप बात देखिए, जो परेशानी आपके साथ इस वक्त हो रही है ना, यही परेशानी सन 70 से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ होती आ रही है कि आप लोगों को सुनने की आदत नहीं रही है। आप मेरी बात सुनिए कि जिस तरीके से पिछली सरकारों ने अपनी नकारात्मक मानसिकता दिखाई है इस मामले में, आप लोग भी उसी तरीके से कर रहे हैं। आज अगर मुस्लिम बहनें अपने हुकूक की बात कर रहे हैं तो आप टीवी चैनलों पर बैठकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नऊजुबिल्लाह खुदा न खास्ता वो औरतें इस्लाम से खारिज हो गई हैं। आप इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम मत करिए। मैं आपको बता रहा हूं हालात इतने बदतर हो गए। और आप भी जानते हैं मुफ्ती साहब, आप भी जानते हैं इस बात को कि मुस्लिम समाज में खासकर बात बता रहा हूं, आपकी हमारी बहन बेटियां, आपकी हमारी बीवियां इस तलाक के डर के साए में 24 घंटे रहते हैं। हमारे यहाँ 95% लोग इस बात को समझाते हैं। मुझे लगता है प्रॉब्लम जितनी बड़ी है उससे कहीं ज्यादा बड़ा करके दिखाने की कोशिश तो नहीं हो रही है कहीं यहाँ पर। शहरयार खान साहब, इस सवाल के जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्या इस पूरे मसले का सियासीकरण हो गया है क्या? बात सुनिए, बात सुनिए। ट्रिपल तलाक को ना कुरान में कोई बेसिस है, ना हदीस में कोई बेसिस है। खुदाइयत अलग है, नबूवत अलग है, खिलाफत अलग है। ये जो ट्रिपल तलाक आया था हज़रत उमर के ज़माने में आया था, सेकेंड ईयर उसका दूसरा साल में खिलाफत में आया था। ये इसलिए आया था, मुफ्ती साहब अगर मैं गलत थी तो आप मुझे करेक्ट कीजिए, ये रोमन एम्पायर के खिलाफ और पर्शियन एम्पायर के खिलाफ जंग खुदैसिया, जंग नहावान, जंग यरमुक के बाद बहुत से बांदियाँ, खूबसूरत लड़कियाँ, उस वक्त का ज़माना ऐसा था कि इनके कैप्टिव्स हो गई थी। तब इन लोगों को पता नहीं था कि ये विदौन औरत उनकी बीवियों से क्या करें या ये रोमन और पर्शियन औरत से क्या करें। उस वक्त हजरत उमर का एक अरबिक ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म था, ये शरिया नहीं था। शरिया तो कुरान में था, शरिया तो नबी ने, अगर ऐसा होता तो नबी मिसाल छोड़ जाते हम लोगों को। मुफ्ती साहब खुदा के लिए लोगों को गुमराह मत कीजिए। इसके तरफ से जो इस्लाम को एडवर्स पब्लिसिटी मिल रही है उसे नहीं तो शहरयार साहब आपको ये कहा जा रहा है कि अगर ट्रिपल तलाक खत्म हो गया तो अल्लाह ने जो नियम कायदे बनाए हैं उनकी अनदेखी हो जाएगी। शहरयार जी सबसे ट्रिपल तलाक अल्लाह का नियम नहीं है, मुल्ला का नियम है। ट्रिपल तलाक अल्लाह का नियम नहीं है, मुल्ला का नियम है। ना ये नबी का था, ये ना ये नबी का था। ये कहाँ था नबी का? ये कहाँ था ट्रिपल तलाक? तब रिकंसिलिएशन, अरे सऊदी अरब में रिफॉर्म चल रहा है। सऊदी अरब में शूरा काउंसिल कह रहे हैं कि अगर किसी को तलाक देना है तो पहले रिकंसिलिएशन आर्बिट्रेशन का प्रोसेस होना चाहिए, फिर दोनों मियां बीवी कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। हम किस दुनिया में रह रहे हैं हम लोग इस तरह जाहिल की तरह किस तरह बात कर सकते हैं हम लोग? अगर मुसलमान हमारे औरतों को, बच्चों को अगर हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करेंगे इन मुफ्ती मौलाओं से तो खुदाई। आपको फतवा नजर आ जाएगा मक्का मुकर्रमा का, आपको फतवा नजर आ जाएगा मदीना मुनव्वरा। अरे आपका फतवा आपके पास रखिए, फतवा सब लोग दे नहीं सकते। क्या गुमराह कर रहे हैं शहरयार साहब? आप गुमराह, आप लोगों की वजह से इस्लाम, सुनिए मेरी साहब मुफ्ती साहब, आप जानते हैं कि तलाक की बिदअत पैदा कहां से हुआ? आप जानते हैं, मुझे बता सकते हैं आप? दे सकता है ना, आप मुझे बता सकते हैं आप? नहीं, लेकिन फतवा तो कोई भी मुफ्ती दे सकता है। बताइए क्या फतवा? फतवा की बात छोड़िए, आप क्वालिफाइड हैं फतवा के लिए? फतवा की इंस्टीट्यूशन दे सकती है। जिक्र हो रहा है कि कुरान शरीफ में इसका जिक्र है या नहीं? कुरान शरीफ में भी 3 तलाक कुरान में नहीं है, नबी ने नहीं, कुरान में नहीं है, नबी ने नहीं किया, तो ये कौन सी खेत की मूली है? शाइस्ता जी मुझे लगता है कासमी साहब के इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए और हमारे व्यूअर्स को यह बताना चाहिए। बार बार इस बात का जिक्र होता है, एक तबका कहता है कि ट्रिपल तलाक का कुरान शरीफ में जिक्र नहीं है,
दूसरा तबका कहता है कि नहीं, जिक्र है, और अगर इसको खत्म किया गया तो ऐसा होगा कि जैसे कुरान शरीफ को माज़अल्लाह फिर से लिखना। सही क्या है, असलियत क्या है? नहीं, ये गलत है। ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कुरान में नहीं है। समीर अब्बास साहब, इंस्टेंट एक ही बार कहने को कुरान में नहीं है। कोई भी अहमियत नहीं देगा इनकी बात को। अगर अल्लाह ताला को एक ही बार में 3 तलाक की बात की तो अल्लाह ताला एक महीने में 3 तलाक, एक महीने में 2 तलाक की बात करता है। आतिफ रशीद साहब, एक मिनट आतिफ रशीद साहब सुन लीजिए शाइस्ता जी को पहले, उसके बाद बोलिएगा। मैं आऊंगा आपके पास। शाइस्ता जी अपनी बात पूरी कीजिए। अल्लाह ताला ने अगर फरमाया होता कि एक ही सांस में तुम 3 तलाक दे दो तो अल्लाह ताला ने फिर वो सूरे बकर में और सूरे निसा में वो सारी आयतें क्यों कहा कि तुम 1 महीना रुक जाओ और उसके बाद फिर दोबारा दूसरा महीना जब शुरू हो तब तुम लोग आपस में बात कर लो, गवाह रख लो। जब ये बात अल्लाह ने जब ये फरमाया है, अल्लाह ने जब ये फरमाया है तो इसकी वजह ये थी कि इंसान का मिजाज एक बारगी नहीं है, फैसला लेता है, जरा गुस्से में होता है तो कुछ लेता है और जब शांत हो जाता है तब वो अपनी गलती पे पछताता है। इसलिए अल्लाह ताला ने 2 महीना काउंसलिंग और गवाहों के बीच तब तीसरी बार रुखसत करने की बात की। और सुलह पसंद काजी उन दोनों को जुदा नहीं करता बल्कि उनकी काउंसलिंग करके उन दोनों को मिला देता है। ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने इंसान के मिजाज के हिसाब बताया गया उसको या तो फॉलो कीजिए। आप ये जो नहीं कर रहे हैं तो उसको गलत ठहराइए, कहिए कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तलाक के कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है, तलाक के कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है। ज्यादा मुतासिर होता कभी नहीं तो जो नियम कायदों को नहीं मान रहा है, कुरान में बताए गए नियम कायदों को जो नहीं मान रहा है उसके खिलाफ क्या किया जाएगा? कहां पर लिखा हुआ? मैं चैलेंज करता हूं, इन्होंने तो वैसे कुरान पढ़ा भी नहीं होगा लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि कोई आयत पढ़ के सुना दे शाइस्ता जी। मुफ्ती साहब घुघरा मत कीजिए, कुरान में नहीं है। मुफ्ती साहब आप गलत कह रहे हैं। कुरान में इंस्टेंट तलाक बिल्कुल नहीं है। आप जो है पर्सनल लॉ के अलमदार बनकर यहाँ पर बैठी हुई हैं, कुरान में तलाक का जिक्र कितनी जगह है? क्या आप ठेकेदार हैं पर्सनल लॉ के? आप ठेकेदार हैं? आपको राइट हो जाएगा पर्सनल लॉ वुमेन चलाने का। आप बेइज्जती, औरतों की बेइज्जती करना छोड़िए मुफ्ती साहब टेलीविजन पे, खुदा के लिए। हदीस के बारे में और कुरान और हदीस में 20 साल आपको इतनी भी तमीज नहीं है औरतों बात करने की टेलीविजन पे। आपका औरतों को चैलेंज कर रहे हैं। आपकी खुद की नॉलेज दुरुस्त कीजिए। आपकी खुद की नॉलेज शरिया के बारे में दुरुस्त कीजिए मुफ्ती साहब। घंटे की डिबेट हो चुकी है। कुल मिलाकर इस मसले पर जितना इख्तिलाफ नजर आ रहा है, जो विरोधाभास नजर आ रहा है, मैं कहूंगा वो ये साफ जाहिर कर रहा है, वो ये साफ जाहिर कर रहा है कि अगर किसी महिला के साथ ये नाइंसाफी हुई होगी तो वो कितने लोगों के पास जाती होगी और कितनी तरह की राय उसको मिलती होगी। कोई हर आदमी अपनी अपनी तरह से व्याख्या कर रहा है यहाँ पर बैठकर। देखिए शहरियार साहब को भी जानना चाहिए मुस्लिम महिला का क्या होता होगा। मैं समीर साहब इसमें एक एग्जांपल दे दूं। जिस तरीके से ये कुरान बार बार चिल्लाती हैं, कुरान हदीस इजमा उम्मत सहाबा और खिलाफत, और आतिफ साहब ने अभी एक बात कही कि एक सेक्शन मानता है उसको, मैं उसका भी जवाब दे दूं। देखिए खुलफाए राशिदीन के बाद, हजरत उमर के बाद भी 4 अइम्मा जो इस्लामिक थ्योलॉजी सामने उभर करके आए, उसमें जो है इमाम अबू हनीफा, शाफी, मालिक, हंबल और एक जो है इमाम जाफर भी है, वो अलग जो है वो शिया तबके से ताल्लुक रखते हैं। ये 5 आए सबके नजदीक, ये चारों इमामों के नजदीक ट्रिपल तलाक माना ही नहीं जाता, उसमें तलाक होता ही नहीं। ये 4 इमाम जो आए उसके बाद ये थ्योलॉजी उभर करके सामने आया जिसमें हर चीज में जो थोड़ी बहुत इख्तिलाफात है, चारों इमाम के नजदीक एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना होगा, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना होगा, टीवी की मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आतिफ रशीद साहब, मैं आपसे ज्यादा सवाल नहीं कर पाया, मैं आऊंगा आपके पास ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो ट्रिपल तलाक खत्म होने से इस्लाम को कैसा खतरा, इस मुद्दे पर आज हम बहस कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नूरी खान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस मामले का कहीं ना कहीं सियासीकरण भी हो रहा है, जमकर फायदा उठाने की भी कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये बात आप मानेंगी कि शाहबानो के केस में जिस तरह से राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को पलटा, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं की उम्मीदें जो हैं वो कम हुई कांग्रेस के प्रति। आज जब बीजेपी की सरकार ये स्टैंड ले रही है, पार्टी ये स्टैंड ले रही है कि वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ है, तो लोगों को, महिलाओं को, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं को एक उम्मीद नजर आ रही है कि अब कुछ हो सकता है। ये मानती हैं आप?
देखिए, मैं पहले तो साफ तौर से ये कहना चाहूँगी कि कुरान में तलाक के जिस तरीके का को कहा गया है उसमें 3 महीने का वक्त दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से शहरयार साहब ने भी यहाँ पर कहा कि उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में ये 3 तलाक एक ही वक्त में मानी गई, वो एक ही वक्त में एक औरत की मदद के लिए मानी गई थी कि एक औरत सहाबा के पास आई और फरमाया कि मेरा पति मुझे तलाक देता है, फिर रुजू कर लेता है, फिर तलाक देता है, मैं परेशान हूँ। तो उनके शौहर से कहा गया कि आप एक ही वक्त में कहेंगे और ये तलाक मानी जाएगी। तो उस वक्त भी औरत की मदद के हिसाब से मानी गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने भी नुमाइंदे हैं और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सबको मिलकर ऐसे रास्ते अख्तियार करने चाहिए जहां किसी भी तरीके से औरतों के साथ नाइंसाफी ना हो पाए। अब दूसरी बात रही इस विषय का राजनीतिकरण। ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है वो मुस्लिम महिला आंदोलन की जो औरतें हैं, जो ख्वातीन हैं, उन्होंने एक आवाज उठाई है कि औरतें परेशान हैं और उनकी खुद की रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ 40% औरतें ऐसी हैं जिन्हें एक तरफा तलाक दिया गया है और 70% से ज्यादा ऐसी औरतें हैं जहां पर सुलह, समझाइश और 3 महीने के दरमियान में ये तलाक दी गई है और सिर्फ 1% औरतें ऐसी हैं जिन्हें फोन पर या स्काइप या व्हाट्सएप पे तलाक दिए गए हैं। तो जो औरतें आवाज उठा रही है उनके खुद के आप आंकड़े देख लीजिए, जहां पर कहीं से कहीं तक मुस्लिम औरतों के साथ इतनी नाइंसाफी नहीं है, लेकिन अगर इक्का और दुक्का केस भी ऐसे हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये चाहिए कि ऐसे आदमियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो, सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर इस तरीके के दंडाधिकारी के नियम बनाए जाएं कि जो शोहर एक ही वक्त में एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं उनके खिलाफ आप क्या कानूनी कदम उठा सकते हैं, तब जाके हमारी ये जो बहस है वो सार्थक हो सकेगी। ठीक है, आतिफ राशिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत एक छोटी समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटी समस्या है उसको बहुत बड़ा करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। जैसे आपने ही अपने बयान में कह दिया कि हर घर में मुस्लिम महिलाएं डरी हुई हैं कि कब कहीं उन्हें गलत तरीके से तलाक ना दे दिया जाए, तलाक 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 कहकर अलग ना कर दिया जाए उन्हें पति से। कहीं ऐसा तो नहीं है? और इसके पीछे कहीं ना कहीं सियासी मंशा होगी फिर, अगर ऐसा है तो? समीर भाई देखिए समीर भाई, परेशानी छोटी हो या बड़ी हो, परेशानी होती है। अगर एक औरत भी हमारी कौम की, हमारी कम्युनिटी की इस परेशानी के साथ जूझ रही है, लड़ रही है, तो उसकी परेशानी सबके बराबर परेशानी है। इसलिए परेशानी को तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। दलित औरतें परेशान है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आप देखिए, दलित औरतों पे कितने बलात्कार होते हैं, वो आपकी परेशानी क्यों नहीं? आप पहले देखिए, मेरी बात तो मेरी बात तो सुनने दीजिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट बलात्कार हो रहे हैं तो बलात्कार की सजा का प्रावधान हमारे कानून में है। बलात्कार हो रहे हैं तो उसकी सजा के प्रावधान हमारे कानून में है। आप सुनिए, अगर बलात्कार होता है तो उसकी सजा का प्रावधान हमारे कानून में है। और अगर कोई गैर कानूनी तरीके से किसी मुस्लिम बहन को तलाक देता है तो उसकी सजा का प्रावधान होना चाहिए। आपको इस पर क्यों ऑब्जेक्शन है? और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसका विरोध कर रही है कि 3 तलाक नहीं होनी चाहिए, तो आपको भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। पहली सरकारें जितनी भी रही हैं उन्होंने वोट बैंक की राजनीति करी है। सिर्फ हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हमें वोट बैंक की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारी सरकार का मानना यह है कि जो परेशानी सबको हो रही है या कुछ को हो रही है, ठीक है नूरी, उनकी बात नहीं हो पा रही है, प्लीज आपने अपनी बात कही तो वो नहीं बोल रहे। कोई एक तरफा काम नहीं कर रही है। आप बीच में क्यों बोल रही हैं? मैंने आपकी बात सुनी ना ध्यान से, आप मेरी बात सुनिए। सरकार की मानसिकता पिछली सरकारों की मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उन्होंने आखिर क्यों नहीं इसको डिसीजन की तरफ ले जाने की कोशिश करी? और आपको लगता होगा 1%, मैं जिस समाज में रहता हूं, आप हो सकता है मुसलमानों के बीच में बहुत कम रहती हूं, मैं बहुत मुसलमानों के बीच में आतिफ रशीद साहब, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि सरकार ने खुद पूछा है सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में क्या किया जा सकता है? जो क्वेश्चनायर है, सरकार ने इस बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है, पूछा है कि क्या संविधान में मिले मजहबी आजादी के राइट के तहत 3 तलाक, हलाला और बहुविवाह की इजाजत दी जा सकती है? यानी श्योर तो नहीं है ना आप? भाई सरकार सहमति से, देखिए कहीं इसमें चोरी की बात ही नहीं आती है। आप समझ लीजिए मेरी बात। मैंने आपसे क्या कहा कि हमारा ये कोई इलेक्शन का एजेंडा नहीं है, आप एक बात समझ लीजिए। और कितने लोग हमारे साथ खड़े हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन का एजेंडा है और 1% महिलाएं हैं,
मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप यहाँ पर बैठे हुए जितने भी पैनल में लोग हैं इसका समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि अगर एक महिला को भी व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए, स्काइप के जरिए तलाक दी गई तो क्या वो सही हुआ क्या उसके साथ? अगर एक महिला के साथ बिल्कुल नहीं सही हुआ। मेरा सिर्फ बिल्कुल नहीं सही हुआ। मानना ये है, हमारी शाइस्ता अंबर जी, और मैं ऐसे बहुत सारे, शाइस्ता अंबर जी, समीर भाई, कासमी साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यहाँ पर बैठे हैं। आपने एक बात का जिक्र किया कि मुस्लिम महिलाओं की सुनवाई नहीं है बोर्ड में। आपको एक बात बताता हूं, उन्होंने ब्रेक के दौरान मुझे बताया कि 25% महिलाएं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में। ठीक है रशीद साहब जी, बहस हो रही, समीर शाइस्ता जी बहस हो रही है, मुझे सुनाई, आपका क्वेश्चन सुनना चाहिए। शाइस्ता जी सवाल ये था आपने ये कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। कासमी साहब इस बात से इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 25% महिलाएं हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, ऐसे कैसे कहा जा सकता है? भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये बताइए ना मुझे आज तक कौन सा ऐसा तलाक। राशिद साहब आपसे सवाल नहीं पूछा मैंने, जिसको उठाकर उन्होंने सवाल है कि ऐसा है, अगर मुस्लिम औरतें, आप देखिए सुन लीजिए, अगर मुस्लिम औरतें हमारे दारुल कज़ा में, हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड में, मस्जिदों में, अगर औरतों की और बीवी और शौहर की काउंसलिंग का एक जरिया, एक स्टेशन, एक ऑफिस खोल दिया होता तो हमारी औरतें फैमिली कोर्ट में या थाने में या अदालत में नहीं जाती। उनका अकीदा, उनका ईमान इस्लाम है और वो इस्लाम को ही नजर में रख करके इंसाफ लेती, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला, उनको नहीं मिला, उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ जुल्म हुआ, तब वो अदालत गई हैं। आप बोल रहे हैं, बोलने दिए, आप नाकाम हो चुके हैं, आप नाकाम हो चुके हैं, नहीं होगा, आप नाकाम हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो जाएगा। तलाक के गलत इस्तेमाल को रोक नहीं पाए। मुफ्ती साहब आप भी तो बताइए ना, आप भी तो एक बताइए ना, ऐसा एक वाकया तो बताइए कोई जहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रोक नहीं पाए, इंटरफेयर कराओ और बताया हो कि भाई नहीं ये गलत तरीके से तलाक नहीं। 1 लाख वाकयात ऐसे मिलेंगे जहां मुस्लिम मसाइल शमीना शफीक के मसाइल हल किए गए हैं। शमीना जी क्या आप इस राय से इत्तेफाक रखती हैं जिस बात का जिक्र कासमी साहब कर रहे हैं कि तमाम महिलाओं की समस्याएं सुनी जाती हैं, ऐसा नहीं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है? देखिए कासमी साहब जो बात कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में औरतें नहीं हैं, औरतें हैं और मैं पर्सनली उनको जानती हूँ। अब 2-3 बातें हम पूछेंगे और मैं गुजारिश करूंगी कि खामोशी से सुने और बाद में जवाब दें। पहली बात, जब ये कह रहे हैं कि दारुल क़ज़ा में औरतों की बात सुनी जाती है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, मैं मानती हूँ ये बात होती है, मगर जब मर्द ने सुबह आँख खुली, आँख खुलते ही 3 बार कहा तलाक तलाक तलाक, उसके बाद औरत अगर दारुल क़ज़ा में जाएगी तो उससे क्या कहेंगे? ये यही तो कहेंगे कि तलाक तो हो गई है, अब हम तुम बताओ आगे क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों की लड़ाई इस बात पे नहीं है कि दारुल क़ज़ा में सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारी लड़ाई, सुन लीजिए बराए मेहरबानी, हमारी लड़ाई इस बात पे है कि जो सही तरीका है तलाक एहसन का, उस तरीके से तलाक को जायज माना जाए। ठीक है, जब तलाक हो जाने के बाद अगर औरत दारुल क़ज़ा जाएगी भी तो उसका ये कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अभी हाल का पिछले हफ्ते का केस है, सहारनपुर में एक औरत जो हामला थी, पेट से थी, प्रेग्नेंट थी, उसको तलाक दे दी गई 3 बार बोलकर। हमें सुन लीजिए, उसको 3 बार में एक बार में 3 तलाक दे दी गई। पहली बात, कुरान में बिल्कुल ये सख्त मनाही है, औरत अगर हामला हो, प्रेग्नेंट हो, उसको तलाक नहीं दी जा सकती। अब बताइए क्या करेंगे उसका? मर्द जो कि आसान रास्ता ढूंढते हैं औरत से छुटकारा पाने का, आपने तो कह दिया क्योंकि आप एक हदीस को बार बार कोट करते हैं, अगर आप उस हदीस को ही प्रैक्टिस में रखना चाहते हैं हम आपके साथ हैं, मगर फिर इन टोटालिटी इन स्पिरिट पूरी हदीस को मानिए। उस हदीस का दूसरा हिस्सा ये था कि जिस मर्द ने एक बोल में 3 बार तलाक कह दिया था उसको कोड़ों से मारा गया था। आपने कितने मर्दों को कोड़ों से मारा, कितने मर्दों को सजाएं दी, वो आप नहीं बताएंगे। औरत प्रेग्नेंट है, उसको तलाक दे दी, मर्द को क्या सजा दी आप नहीं बताएंगे। औरत को रात में शराब के नशे में, ठीक है भाई, तो अगर जो लोग मिसयूज कर रहे हैं उनको सजा कौन देगा? आप अगर ये बार-बार कह रहे हैं, फिर बिल्कुल डंडा पड़ना चाहिए कोर्ट का। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल समीना जी, ये बार-बार हर टीवी चैनल पे मैं एक बात और कहना चाहती हूँ समीर, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ
समीर, मैं एक बात जल्दी से प्लीज, कासमी साहब मुझे कह लेने दीजिए। एक बात और कहना चाहती हूँ। बार बार आज ये बात कही जा रही है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है। हाँ, इस मुद्दे का बहुत जबरदस्त राजनीतिकरण हो रहा है और हम लोग इस बात से परेशान भी हैं। मगर आप बताइए, इसका मौका किसने दिया है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया है ये मौका। क्यों नहीं वो बैठकर इसका सुलह निकलता है? कोई इसका मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। शगुफ्ता शाह जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है, दो बेटियां उनकी हो चुकी हैं, वो तीसरी बार प्रेग्नेंट है, उनसे कहा जा रहा है कि अब जो उनका पति है उसने कहा कि आप अबॉर्शन करा लो। नहीं अबॉर्शन उन्होंने करवाने के लिए वो राजी हुई तो तलाक दे दिया जाता है। एक साथ तलाक 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 कहकर छुटकारा पाने की कोशिश। अगर वो आपके पास बोर्ड में आती है तो आपके पास सोल्यूशन क्या है? उनकी प्रॉब्लम खत्म करने का सोल्यूशन क्या है आपके पास? देखिए, मैं पहले आपकी बात का जवाब दे दूं, फिर समीना जी के भी एक टेक्निकल जी जवाब प्लीज। तलाक हो ही नहीं सकती, वो प्रेग्नेंट है, मगर नहीं मानेंगी। मैं शगुफ्ता की मिसाल दे रहा हूं। ये एक डोमेस्टिक वायलेंस में आता है और इसका बाकायदा कानून बना हुआ है। अगर उसके ऊपर घरेलू तशद्दुद हुआ है, शौहर ने इस पर मजहब का ठप्पा लगा हुआ है ना। डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कोई वायलेंस नहीं है, वायलेंस नहीं हो रहा है। उनके हस्बैंड का कहना है कि ये तरीका इस्लाम में हमको बताया गया है। नहीं, गलत कर रहा है वो, गलत कर रहा है वो। एबॉर्शन पर इस्लाम ने ऐसा नहीं, एबॉर्शन की इजाजत ही नहीं है इस्लाम में। कैसे वो नहीं, तलाक देने के तरीके का जिक्र बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो। अगर जो कुछ भी किया है, वो ये कह रहे हैं ना कि ट्रिपल तलाक तो जायज है, जैसे आप ट्रिपल तलाक को जायज ठहरा रहे हैं वो भी ठहरा रहे हैं। उससे पहले जो घर में जो झगड़े हुए, आमतौर से जितने वाकयात हो रहे हैं तलाक के, उससे पहले जो है वहाँ पर तशद्दुद के वाकयात हो रहे हैं घर के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। होना ये चाहिए था कि जिसके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस तो अलग चीज हो गई ना। नहीं, ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक हिस्सा है। डोमेस्टिक ये वायलेशन हो रहा है, डोमेस्टिक जो कानून है वो शहरियार साहब, उसके खिलाफ अपील करना चाहिए। शहरियार साहब, इत्तेफाक रखते हैं आप कासमी साहब की बातों से? दूसरी चीज मैं जरा, और कासमी साहब ने जो सोल्यूशन बताया, क्या वाकई में उस महिला के लिए वो सोल्यूशन है आपके हिसाब से? मेरा जवाब मुझे कंफ्यूजन सुना ही नहीं दिया जी। देखिए, मैं इसका अभी क्लियर जवाब दे दूं। सुना ही नहीं दिया। एक तो यह है कि जिस तरीके से ट्रिपल तलाक के वाकयात हुए हैं या जो मिसाल दे रहे हैं या इससे पहले जो भी वाकयात हुए हैं, उससे पहले उसमें क्या होता है कि ज्यादातर जो है डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। घर में शौहर जो उसको तशद्दुद का निशाना बनाता है, उसके साथ जुल्म ज्यादती करता है। क्या डोमेस्टिक वायलेंस के तहत वो कोर्ट नहीं जा सकती है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि कोई जुल्म नहीं हुआ, कोई ज्यादती नहीं हुई, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ, लेकिन अगर हस्बैंड ने तलाक कह दिया छुटकारा पाने की खातिर, तो उसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? उसकी रोकथाम के लिए सोशल अवेयरनेस की जरूरत है, समाजी सोशल अवेयरनेस तो आपको पहले करनी चाहिए थी ना। जब इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, चल रही है, ये जैसे मिसाल आप तो जरूरी हो गया है ना कि कोर्ट का डंडा चले। 3 तलाक के बाद जैसे मिसाल ये दे रही है समीना जी, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, एक होता है कज़ा और एक होता है फतवा। दोनों चीज में फर्क समझिए। समीना जी, आपने जो बात उठाई थी कज़ा, दारुल कज़ा, दारुल इफ्ता, दो चीजें होती हैं। दारुल इफ्ता से सिर्फ मसाइल का एक्सप्लेनेशन होता है, पूछा जाता है कि ये क्या गलत है क्या सही है। दारुल कज़ा वहां पर जो है ना फैसले किए जाते हैं कि ये क्या चीज किसके हक में सही है, किसके हक में गलत है। दारुल कज़ा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जहां जहां कायम है, वहां आमतौर से तलाक देने के बाद क्या एक्सप्लेनेशन देंगे आप? डिवोर्स इफेक्ट होता है ना इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में। शहरियार खान साहब, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, इन चीजों को समझना। देखिए, मैं इस मुद्दे को पॉलिटिकली नहीं देखूंगा। मैं इस मुद्दे को समीर सब्बाज साहब, मैं इस मुद्दे को पॉलिटिकली नहीं देखूंगा। चाहे कुछ भी हो, ये फैक्ट है कि बहुत से ये ट्रिपल तलाक को अब्यूज हो रहा है मुस्लिम हमारी कम्युनिटी में। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट कुरान और हदीस के लाइट में इसको बैन करेगी। यही एक सोल्यूशन है, इसको पॉलिटिसाइज ना करें। आप मेरिट में अगर भी देखेंगे तो ये इलीगल है, मजहब के हिसाब से तो बिल्कुल इलीगल है। ये हजरत उमर का एक अरबी ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म था, इसे कुरान और हदीस से कोई देना देना नहीं है। उसके बाद दोनों का रिलेशन कैसा रहेगा मियां बीवी का? शहरियार जी, जरा एक बात का जवाब दे दीजिए। समीर भाई, हाँ बोलिए। हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदुस्तान के कानून के बोले मुफ्ती साहब। कानून का वायलेशन भी होता है, कानून का वायलेशन नहीं होता है। वायलेशन तो होता है, वो अलग मसला हो गया। लेकिन किसी ने बताइए मुफ्ती साहब, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ आपको। किस तरह का रहेगा? जरा शहरियार जी जवाब दे दीजिए आप ही। जी मैं सुना नहीं आपका सवाल। बहुत क्लियर सवाल है। आप चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक को बैन हो जाए। अगर ट्रिपल तलाक को नहीं बैन तो माननी हो पड़ेगी जाता ना। सिंपल इसका जवाब ये है कि माननी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट की। नूरी बात माननी पड़ेगी, नूरी जी, लेकिन ये वायलेशन नूरी हो जी, सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर बैन हो जाए, बिल्कुल बैन होना चाहिए। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए। फैसला सुनाने की मंशा है सुप्रीम कोर्ट की।
तो लगता है आपको कि वही सबसे सही रहेगा? मैं बहन क्योंकि उसको तो सबको मानना पड़ेगा। बहन अंबर जी से एक बात साफ तौर से कहना चाहूंगी कि एक अच्छा मुसलमान या एक अच्छा हिंदू माँ के पेट से पैदा नहीं होता है, बल्कि एक अच्छा मुसलमान बनाने के लिए उसे जानकारी और जो शिक्षा है वो दी जाती है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर या कुछ चुनिंदा जो नुमाइंदे हैं, जो हमारा धर्म है, वो कुछ हाथों में सिमट के रह गया है कि एक आम औरत तक वो जानकारी ही नहीं पहुंच पाती है कि जिस वक्त निकाह होता है, निकाह के एग्रीमेंट के वक्त ही ये बता दिया जाए कि आपका जो तलाक है वो आपको इस तरीके से लेना है, तो कहीं ना कहीं इसमें रोक लग सकती बिल्कुल, है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। बात ये है कि चलिए ठीक है, सॉल्यूशन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शहरयार खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा। कासमी साहब, शमीना शफीक जी, नूरी खान, आतिफ रशीद साहब, माफ कीजिएगा, आपकी इजाजत से इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना होगा। शाइस्ता अंबर जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।